तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है मध्य प्रदेश की मिट्टियां। प्रत्येक टॉपिक जो मध्य प्रदेश की भूगोल के समय जो पढ़ा रहा हूं मैं, वो प्रत्येक टॉपिक एमपीपीएससी की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि मैं कह रहा हूं कि पूरा भूगोल के संबंध में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सामान्यतः मध्य प्रदेश में मिट्टियां। मध्य प्रदेश में मिट्टियों के संबंध में जब हम बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमें देखना है कि मिट्टी आखिर पाई कितने प्रकार की जाती है, प्रकार देखना है। सबसे पहले हमें हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपको पता पड़ रहा होगा यहाँ से, एक काली मृदा, सेकंड लाल पीली मृदा, थर्ड मिश्रित मृदा, फोर्थ जलोढ़ और फिफ्थ हमारे लेटराइट मृदा, यानी लगभग कुल 5 प्रकार की मिट्टियां हमारे मध्य प्रदेश में देखी जाती है। इनको हम क्रम से क्षेत्रफल के आधार पर सजाते हुए और मध्य प्रदेश के मैप में ये कहाँ देखने को मिलती है, पूरी हम चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे। पहली जो मृदा पर हमें चर्चा करना है वो है काली मृदा। काली मृदा को देखो मैंने आपको 3 भाग बांट कर रखा है, एक साधारण काली मृदा, एक गहरी काली मृदा और एक छिछली काली मृदा। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में जो मृदा है वो है काली मृदा और लगभग इसका क्षेत्रफल है संपूर्ण मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में 47% लगभग मैं कहूं आधे मध्य प्रदेश में हमें काली मृदा देखने को सामान्यतः मिलती है। अब इसको हम डिटेल में चर्चा करें तो सामान्यतः आप देखोगे, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृदा, एक डाउट बच्चों को बहुत होता है कि सर अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा कैसी होती है। इस मृदा को पढ़ने से पहले हमें एक चार्ट हमें देखना होगा। वो चार्ट मैंने आपकी सहूलियत के लिए ऐसा बनाया है कि अम्लीय और क्षारीय मृदा कैसी होती है। देखो हम सबसे पहले बात करें अम्लीय मृदा की, तो मैंने यहाँ पर 3 फैक्टर लिखे हैं, पानी, पीएच वैल्यू और एच पॉजिटिव आयन। यानी अम्लीय मृदा में हमें 3 चीजों को देखना है, पानी, पीएच मान और एच पॉजिटिव आयन। जबकि क्षारीय मृदा में हमें 3 चीजें कौन कौन सी देखनी है, पानी, पीएच मान समान रहेगा लेकिन एच पॉजिटिव आयन की जगह यहाँ पर कौन सा आयन हो जाता है, OH नेगेटिव आयन। तो देखो पानी में मैंने पॉजिटिव बनाकर रखा है, अर्थात जब भी कभी जिस भूमि पर पानी ज्यादा पड़ेगा, तो जब पानी ज्यादा होगा, पॉजिटिव का अर्थ क्या है, पानी ज्यादा होगा तो मिट्टी के जो महत्वपूर्ण कण है वो पानी के साथ बहकर चले जाएंगे। जब पानी के साथ बहकर चले जाएंगे तो जो पीएच मान है वो 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पीएच मान 7 से कम होने का तात्पर्य है कि एच पॉजिटिव आयन हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी कि मैं आपसे कहूं कि जब भी पानी ज्यादा पड़ा तो जो पीएच एच पॉजिटिव आयन है उनकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो पानी ज्यादा पड़ने से मिट्टी के जो बहुमूल्य खनिज जो ऊपरी परत पर उसके होते हैं वो सामान्यतः पानी अपने साथ ले जाता है, जिस कारण से पीएच मान कम हो जाता है और एच पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं। जबकि क्षारीय मृदा में ठीक इसका उल्टा है, जब मिट्टी सामान्यतः भूमि पर हो और पानी कम पड़े, पानी माइनस कर रहा हूं यहाँ पर, अर्थात पानी कैसा पड़ेगा, पानी कम पड़ेगा, जैसे पीएच मान का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आपको ये चार्ट याद करना है कि आपको अम्लीय मृदा के सामने लिख देना है पानी, पीएच वैल्यू, एच पॉजिटिव आयन, तो आपको याद करना प्लस माइनस प्लस। क्षारीय मृदा में आपको लिखना पानी, पीएच वैल्यू और OH नेगेटिव आयन, आपको याद करना माइनस प्लस प्लस। मतलब आप इस पूरे चार्ट से आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि सामान्यतः किस प्रकार की मृदा को हम अम्लीय और क्षारीय मृदा कहते हैं। अब नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे थे वो हम चर्चा करने वाले हैं अपनी काली मृदा के संबंध में। देखिए हम काली मृदा पर जब आए तो पहला हमें क्या पूछा जा रहा है कि काली मृदा का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया कितना है, लगभग 47%, लगभग आधा मध्य प्रदेश में आपको जो मिट्टी देखने मिलती है लगभग हमें कौन सी देखने मिलती है, काली मृदा। काली मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो काली मृदा का जो निर्माण है, तो काली मृदा का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से। मैंने आपको हमारी मेरे पूर्व की क्लास जिसमें देखी होगी मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसाल्टिक चट्टानें किसे कहते हैं। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से। अन्य नाम तो इसको रेगुर, कपासी और चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। चेरनोजम सामान्यतः हमारे रूस का एरिया में देखने को मिलती है, रूस में देखने को मिलती है। चेरनोजम एक जगह है, उसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, चेरनोजम। क्योंकि रूस में एक चेरनोजम में जगह जो मिट्टी मिलती है सबसे पहले वहां खोजी गई, इस कारण से एक काली मृदा का एक अन्य नाम चेरनोजम भी हमें देखने को मिलता है। तो क्षेत्रफल 47% भाग पर, निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से, अन्य नाम रेगुर, कपासी, चेरनोजम। फसल कौन कौन सी होती है, तो पूरे मालवा की मैंने आपको फसल पहले बताई है कि कपास, सोयाबीन और मूंगफली,
ये हमारे मध्य प्रदेश की मालवा की प्रमुख फसल है और मालवा में चूंकि काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर कपास, सोयाबीन, मूंगफली देखने को मिलती है। विस्तार कहाँ का है? मालवा, पठार और निमाड़ क्षेत्र में। मालवा, पठार, निमाड़ प्लस मैं आपको यहाँ पर ये भी कह सकता हूं कि सतपुड़ा का पश्चिमी क्षेत्र, सतपुड़ा का कौन सा क्षेत्र? सतपुड़ा का पश्चिमी क्षेत्र भी जो है वो सामान्यतः काली मृदा के अंतर्गत आता है। अब विशेषताएं क्या है? पहला कि स्वतः जुताई वाली मृदा इसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको? क्या कहा जाता है इसको? सामान्यतः कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा। ऐसा स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी, जैसे कि काली मिट्टी है, काली मिट्टी में क्या होता है? जल धारण करने की क्षमता, यानी जैसे पानी पड़ रहा है तो पानी जो अपने भीतर काफी ज्यादा क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। यानी इसको हम कह सकते हैं क्या? जल धारण क्षमता सर्वाधिक। तो किस, आपसे क्वेश्चन सीधे बनेगा यहाँ से कि किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो काली मृदा। अब पानी पड़ा, इसने अपने भीतर स्टोर काफी लंबे समय तक रखा, तो क्या होता है कि जब ये अपने भीतर स्टोर करके रखती है काली मृदा, जैसे इसने पानी को भीतर स्टोर कर लिया, तो इसके ऊपर जब सूख जाती है तो उसको क्या, दरारें पड़ जाती है। इस मृदा के ऊपर क्या पड़ जाती है? दरारें। ऐसी ऐसी दरारें पड़ जाती है। वो दरारें ऐसी लगती हैं कि जैसे किसी ने यहाँ पर हल चला दिया हो। इस कारण से ये हल के समान प्रतीत होती है, हल रेखा के समान, हल रेखा के समान प्रतीत होती है काली मृदा में ये दरार है। इस कारण से इसको कहते हैं कि स्वतः जुताई वाली मृदा, इसको जोतने की जरूरत ही नहीं है। जब ये पानी ज्यादा सूख लेगी और कुछ समय बाद जब सूखेगी तो उसमें दरारें अपने आप ही पड़ जाती हैं। इस कारण से काली मृदा को क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पॉइंट याद करना है कि इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, काला रंग क्यों होता है काली मृदा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काली मृदा का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, किसके कारण? टिटेनिफेरस, आपको याद करना पड़ेगा, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। किस खनिज की इसमें अधिकता पाई जाती है? तो लोहे और चूने की अधिकता पाई जाती है। जो विशेषता है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है कि स्वतः जुताई वाली मृदा इसको कहते हैं। काला रंग किसके कारण? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। और लोहे और चूने की प्रचुरता पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूर्व के हाल ही में पीएससी पूछ चुका भी है कि लोहे और स्टेटमेंट आया था, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पीएससी के द्वारा। तो ये काली मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक एक फैक्ट इसके बताए। अब इसके प्रकारों पर हम चर्चा करें तो प्रकार आप देखिए कि वर्गीकरण में जब हम आए तो वर्गीकरण में पहला है साधारण काली मृदा। मैं कौन से एरिया में बता रहा हूँ साधारण काली मृदा? मालवा। संपूर्ण मालवा में जो मृदा है वो सामान्यतः कैसी है? साधारण काली। इसकी मैं आपको एक प्रक्रिया बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। एक है गहरी काली। गहरी काली मृदा आपको कहां मिलेगी? नर्मदा सोन घाटी में आपको गहरी काली मृदा देखने को मिल रही है, नर्मदा सोन घाटी में। और लास्ट है छिछली काली। छिछली काली जो मृदा हमें देखने को मिल रही है सामान्यतः सतपुड़ा वाले बेल्ट में देखने को मिल रही है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मैंने आपको बताया था कि बेसाल्टिक चट्टान अर्थात लावा दक्कन ट्रैप की चट्टान है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों को बेसाल्टिक चट्टानें भी कहते हैं। उनके अपरदन से ही काली मृदा का निर्माण हुआ है। अब देखिए मध्य प्रदेश की सरहदें कुछ इस प्रकार की है। जब हम नॉर्थ से साउथ में एमपी को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और इसको अगर हम ऐसे कर दें तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप डायरेक्शन कैसे कर लो, इसको इस प्रकार कर लो, इस प्रकार इसकी डायरेक्शन कर लो। अब मतलब नॉर्थ साउथ को हम कैसे देखेंगे? हॉरिजॉन्टली देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताऊं कि ऐसे संरचना है मध्य प्रदेश की। पहले हमें क्या मिलेगा? सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां के बाद हमें क्या मिलेगा? नर्मदा सोन घाटी। और नर्मदा सोन घाटी के बाद आपको क्या मिलेगी? मालवा का पठार। तो यानी आप इसको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको हमने क्या कहा? सतपुड़ा, सतपुड़ा हिल्स। इसको हमने क्या नाम दिया? नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा घाटी जो कैसी एक भ्रंश घाटी है। और ये हमारा क्या? मालवा का पठार, मालवा पठार, मालवा पठार। अब जब लावा फैल रहा था, जब लावा फैल रहा था तो लावा कैसे फैला होगा? यहां से आया होगा लावा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ऊंचा वाला पार्ट था, यहाँ पर इतना ही फैल पाया। फिर जब जब ढलान पर आया तो ये घाटी में प्रवेश कर गया। और घाटी में जब प्रवेश कर गया तो यहाँ पर ये बढ़ता गया, बढ़ता गया। कब तक बढ़ता गया? जब तक घाटी का भराव नहीं हो गया। इस पूरे घाटी में ये तब तक बढ़ता रहा जब तक कि इसका पूरा क्या नहीं हो गया? भराव। उसके बाद ये कहां पर आया? मालवा के पठार पर आया। मालवा के पठार से ये यहाँ पर इसने ऐसी दोहरीनुमा संरचना बना दी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा लावा किस बेल्ट में जाकर
क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। तो आपको खुद दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो लावा स्टोर हुआ है वो सामान्यतः नर्मदा घाटी में हमारे स्टोर हुआ है। तो नर्मदा घाटी में चूंकि लावा सबसे ज्यादा स्टोर हुआ है, इस कारण से यहाँ पर जो क्वालिटी होगी काली मृदा की सबसे ज्यादा कैसी होगी, गहरी काली। गहरी काली यहाँ पर क्या होगी, मृदा बनी होगी। तो गहरी काली मृदा जहां पर देखने को मिलती है वो है नर्मदा सोन। नर्मदा सोन घाटी में हमें गहरी काली मृदा देखने को मिलती है। अब दूसरे नंबर पर मोटी परत हमें कहां दिख रही है, मालवा पर। तो मालवा को कहा जाता है साधारण काली। मालवा में कैसी मिलती है, साधारण, ना ज्यादा गहरी ना ज्यादा सिसली। तो मालवा में कैसी, साधारण काली। जबकि आप यहाँ की बात करोगे सतपुड़ा, सतपुड़ा सबसे ऊंचा पार्ट है, यहाँ पर मोटी परत जमीन नहीं पाई। तो यहाँ पर जो मृदा पाई गई काली की वो पाई गई छिछली काली। कौन सी काली मृदा पाई गई, छिछली काली मृदा पाई गई। नेक्स्ट अब हम आते हैं कहां पर, तो आपको समझ में, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि किस प्रकार हमें क्यों आखिर सतपुड़ा पर छिछली काली, नर्मदा घाटी पर गहरी काली और मालवा पर साधारण काली मिलती है। तो ये लावा के निर्माण से आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारी सेकंड नंबर पर मृदा है वो है सामान्यतः लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा पर जब हम चर्चा करें तो आपको पहले तो क्षेत्रफल याद करना है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल मध्य प्रदेश की 33% क्षेत्रफल पर यह मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण ग्रेनाइट नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। मैंने आपको भूगर्भिक संरचना वाली क्लास में स्पष्ट बताया हुआ है कि हम किसे ग्रेनाइट नीच चट्टाने कहते हैं। अब इसको भी अन्य नाम है, इसका नाम है चलका और डोरसा। इसको चलका और डोरसा के नाम से जाना जाता है। कौन सी फसल आखिर इसमें सर्वाधिक होती है, तो धान। और मैंने आपको जब मध्य प्रदेश के संबंध में और क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि बघेलखंड का जो क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का, जो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे छोटा क्षेत्र भी है और धान की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र, इस कारण से उसको क्या कहते हैं, धान का कटोरा। इसलिए इसका क्षेत्रफल जो विस्तार है ये पूर्वी क्षेत्र यानी बघेलखंड में पाया जाता है, जिसको हमने क्या कहा था, धान का कटोरा। धान का कटोरा भी हमने इसको कहा था, किसको, बघेलखंड को कहा था। विशेष लाल रंग क्यों होता है, तो लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, पीला भी कह रहे हैं। तो पीला का जब यही फेरिक ऑक्साइड में हाइड्रेशन यानी जल की प्रक्रिया होगी तो इसी लाल मृदा का लाल रंग से चेंज हो जाएगा और ये रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो लाल पीली मृदा का क्षेत्रफल 33% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश पाई जाती है। निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों परतन से होता है। इसका अन्य नाम चलका और डोरसा है। फसल यहाँ पर धान की महत्वपूर्ण फसल है, इस कारण से मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र बुंदेलखंड में पाई जाती है, जिसको हमने धान का कटोरा भी कहा। विशेष क्या है, लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण और हाइड्रेशन के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। इस प्रकार हमारी मध्य प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण मृदा है वो है सामान्यतः लाल पीली मृदा। अब हम एक चीज भूल गए वो है मैप। मैप में हमने पहला अपना हमें ब्लैक सॉइल बनानी थी, उसको बनाते हैं। तो पहले हमने मैप बनाया एमपी का। ये हमारे एमपी का मैप है। सबसे पहले हमें जो विशेष मृदा की बात करनी है वो हमारी कौन सी मृदा, काली मृदा। काली मृदा का क्षेत्र मैंने आपको पूरा बताया, ये पूरा बेल्ट, ये जो पूरा बेल्ट है हमारे किस मृदा का है, काली मृदा का। अब इस काली मृदा में भी आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक घाटी है नर्मदा सोन घाटी और ये सतपुड़ा बेल्ट। अब यहाँ पर हम डिजाइन बनाए, जैसे ये हमारा है मालवा का पठार वाला रीजन है। यहाँ पर जो मृदा है वो कौन सी है, साधारण काली, साधारण काली। नर्मदा सोन घाटी वाला बेल्ट है ये। नर्मदा सोन घाटी में मैंने आपको बताया कौन सी मिट्टी है, गहरी काली। तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर गहरी काली। ये हमारा सतपुड़ा वाला बेल्ट और यहाँ पर मैंने आपको बताया पूर्वी सतपुड़ा। ये पूरा कौन सा बेल्ट है, पूर्वी सतपुड़ा। और पूर्वी सतपुड़ा बेल्ट में आपको कौन सी मिट्टी बताई है, यहाँ पर जो मिट्टी बताई इसका नाम है छिछली काली, छिछली काली।
छिछली काली। तो हमने ये तीनों मृदाएं पढ़ी, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। अब आइए मैंने आपको जो बताई पूर्वी क्षेत्र में, जिसका नाम है लाल पीली मृदा। कौन सी मृदा? लाल पीली। जिस वाले बेल्ट मैंने आपको बताई कौन सी है, तो यहाँ पर जो मृदा है वो है सामान्यता बुंदेलखंड क्षेत्र में। मैंने आपको वही पढ़ाई है, लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र। अब जो नेक्स्ट हमें मृदा पढ़नी है वो हमें पढ़नी है कौन सी? मिश्रित मृदा। अब मिश्रित जो मृदा है आप देखिए, तो मिश्रित मृदा का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10% क्षेत्रफल पर मिश्रित मृदा में देखने को मिलती है। इसका निर्माण ग्रेनाइट बीज चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और ग्रेनाइट बीज का मैंने आपको भूगोलिक संरचना और समानता भौगोलिक क्षेत्र में बताया कि कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड वाले रीजन में पाई जाती है। इस कारण से जो ग्रेनाइट बीज चट्टाने हैं उनसे बुंदेलखंड, समस्त बुंदेलखंड के रीजन में जो मृदा देखने मिलती है वो हमारी कौन सी मृदा है? मिश्रित मृदा। मिश्रित मृदा का अधिकतम क्या है? इसमें आयरन की क्या पाई जाती है? अधिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस मृदा में लोहे की अधिकता है। तो एक तो हमने काली मृदा पढ़ी, इसमें लोहे प्लस चूने की अधिकता और केवल आयरन की अधिकता जो आपको मिलेगी मिश्रित मृदा में देखने। और कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो गेहूं और तिल। आपको पता हो गेहूं तिल का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होता है। अब इसको मैप में अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बुंदेलखंड रीजन है वो कहां पर है? वो रही है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत आता है। ये और यहाँ पर जो मृदा हमें देखने को मिल रही है बुंदेलखंड रीजन में कौन सी मृदा देखने को मिल रही है? तो यहाँ पर जो मैंने आपको मृदा बताई वो कौन सी है? मिश्रित मृदा। कौन सी? मिश्रित मृदा हमें बुंदेलखंड वाले रीजन में देखने को मिलती, मिश्रित मृदा। तो ये कौन सा रीजन हो गया? बुंदेलखंड। नेक्स्ट अब हमें चर्चा करनी है किस मृदा के ऊपर? तो वो है हमारी जलोढ़ मृदा। ये जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है क्योंकि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक जो मृदा पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक ये मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सेकंड लोएस्ट नंबर पर आती है, मतलब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर सबसे कम स्तर पर जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है? जलोढ़। लेकिन भारत में तो सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 3% क्षेत्रफल पर। निर्माण नदियों के अपरदन से मैंने आपको बताया था, नदियां जो अवसाद जो गाद अपने साथ लाती हैं, जिस क्षेत्र में जब पहाड़ों से लेकर गाद लेकर आई और पठारी क्षेत्र में जब उस गाद को जमा किया तो उससे जो निर्मित मट्टी हुई या मृदा हुई उसको हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका एक अन्य नाम बहुत फेमस है, उसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पोटेशियम की क्या होती है? अधिकता होती है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पोटेशियम की अधिकता के कारण क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ है। यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिट्टी काली पाई जाती है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो निश्चित रूप से आंख बंद करके आंसर आपको लगाना है जलोढ़ मृदा से मध्य प्रदेश सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और ना केवल मध्य प्रदेश, मैं ये कहूं कि भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी कोई है तो वो है सामान्यतः जलोढ़। आखिर क्यों जलोढ़ मृदा हम सर्वाधिक उपजाऊ मृदा भी कह रहे हैं? क्योंकि सर इसमें पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है जो फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहती है। अब मैंने आपको बताया कि इसका जो क्षेत्र है वो मध्य भारत के पठार में नर्मदा घाटी क्षेत्र में थोड़ा क्षेत्रफल पर पाई जाती है और मध्य भारत के क्षेत्रफल पर भी पाई जाती है। तो सामान्यतः इसके मैंने आपको बताया था कि जब भौतिक प्रदेश मैंने मध्य प्रदेश के पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि मध्य भारत के पठार को हम सरसों की आंडी भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से जलोढ़ मृदा सरसों की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो क्या होगी? मृदा होगी। इसके अलावा गन्ने की खोई से सामान्यतः इथेनॉल बनता है और इसका प्लांट हमारे ग्वालियर में भी है। तो गेहूं, गन्ना और सरसों के लिए हमारे लिए सबसे जो उपजाऊ मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है, जो कि मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर पर सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाती है, 3% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और आपको एक और चीज याद रखनी कि मध्य भारत के पठार के साथ साथ ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो छोटे कम मात्रा में हमें ये सामान्यता कहां देखने को मिलती है? नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी देखने को। तो ये जो पूरा बेल्ट है कुछ स्तर पर यहाँ पर, और ये जो पूरा बेल्ट है ये वाला
और वो थोड़े स्तर पर आप लगा लें तो यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी स्तर पर देखने को मिलेगी जलोढ़ मृदा। तो ब्लू कलर जो किसको दर्शा रहा है, हमारी जलोढ़ मृदा को दर्शा रहा है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहाँ है? हमारे क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट मृदा पर हम चर्चा करें तो जो अब हमारी मृदा आने वाली है वो है सामान्यता दो मिनट। अब जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे सामान्यता अपनी लैटेराइट सॉल्व पर। अब हमें जो चर्चा करनी है वो अब करनी है लैटेराइट सॉइल पर। देखिए लैटेराइट सॉइल पर जब हम आए तो हमें आपको पता होना चाहिए लैटेराइट सॉइल का सबसे पहले क्या क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर लैटेराइट सॉइल है? 2.5% क्षेत्रफल। सबसे कम क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है वो कौन सी? लैटेराइट। इसका अन्य नाम भी है क्या? इसका नाम बिल्कुल है सर, इसको लाल भूरी या भट्टा मृदा के या मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लाल भूरी या भट्टा मृदा भी। कमी इसमें ह्यूमस की होती है। ह्यूमस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी मृदा की, किसी भी मृदा में जब आप किसी फसल को उपजाओगे तो उसके लिए ह्यूमस का होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उस ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है, इस कारण से ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रकृति की मृदा नहीं होती है, काफी कम उपजाऊ प्रकृति की मृदा होती है। इस कारण से जो फसल होती है ज्वार मक्का जैसी फसलें देखने को मिलती है। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? संपूर्ण जो पूर्वी सतपुड़ा वाला बेल्ट है, जैसे छिंदवाड़ा हो गया, हमारा बैतूल हो गया, उस रीजन में हमें देखने को मिलती है ज्वार मक्का। कॉफी वाला, कॉफी भी आप उस पर लिख सकते हो, कॉफी की फसल भी जो होती है ना वो लैटेराइट मृदा में ही देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश में कॉफी का स्थल आपसे कोई पूछ ले, मध्य प्रदेश में कॉफी उत्पादन स्थल, मध्य प्रदेश में कॉफी उत्पादन स्थल कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए बैतूल का एक हिल्स है, बैतूल का कुकड़ू हिल्स। बैतूल का कुकड़ू हिल्स, बैतूल के कुकड़ू हिल्स में मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहां पर क्या वो देखते हैं मिलती है, हमें कॉफी देखने को मिलती है। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर उत्पादित की गई थी, इसलिए बैतूल कुकड़ू हिल्स पर देखने को मिलती है हमें कॉफी। इस प्रकार हमें पता चलता है कि जो कॉफी मक्का जो प्रमुख फसल है ज्वार, लैटेराइट मृदा की क्या होती है? प्रमुख फसल होती है और सबसे कम उपजाऊ स्तर की मृदा होती है। तो लैटेराइट सॉइल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार शायद क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए, तो उसमें आशंका वाली बात नहीं होना चाहिए। अब हम मैप में आए तो मैप में जो आप देख रहे हो ये मिश्रित मृदा का जो क्षेत्र है, कि बुंदेलखंड के अलावा इस पूरा जो रीजन है ना रीवा पन्ना पठारी, यहाँ पर भी हमें जो देखने को मिलता है वो सामान्यतः हमें मिश्रित मृदा का ही बेल्ट हमें देखने को मिलता है। आप इसको यहाँ से हटाकर इसको पूरा आप इस प्रकार कर लें, आप यहाँ से इसको लगाइए, ये पूरा, ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये पूरा मिश्रित मृदा का क्या है? बेल्ट है। ये जो पूरा बेल्ट है ये मिश्रित मृदा का ही क्या है? बेल्ट है। ये इस पूरे रीजन में हमें क्या देखने को मिलती है सर? मिश्रित मृदा ही देखने को। अब हमारी जो लास्ट सॉइल बची है वो है सामान्यतः लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल का रीजन है वो ये सामान्यतः यहाँ पर हमें लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। यहाँ ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन है सामान्यतः लैटेराइट सॉइल का हमारा क्या रीजन है। यहाँ पर आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? आप इसको लिख लें, लैटेराइट सॉइल। सबसे कम क्षेत्रफल पर प्लस सबसे कम उपजाऊ मृदा जो है वो लैटेराइट सॉइल। कहां पर? बैतूल छिंदवाड़ा वाले बेल्ट में। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की पांचों मृदा हमने पढ़ी। सर जल सबसे पहले काली मृदा का ये पूरा बेल्ट कौन सा है? ये पूरी कौन सी है? काली मृदा के अंतर्गत आएगी, 47% क्षेत्रफल पर काली मृदा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने पढ़ी लाल पीली मृदा 33%, 10.5% के आसपास हमारी मिश्रित, और 3% के आसपास हमारी जलोढ़, और 2.5% क्षेत्रफल के साथ लैटेराइट सॉइल हमारी सबसे कम मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की मृदाओं पर हमने क्या कर ली है? चर्चा कर ली। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मध्य प्रदेश संबंध में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे जो पहला फैक्ट ये है कि सामान्यतः अवनालिका अपर्दन बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के संबंध में।
अब मध्य प्रदेश में अवनालिका, क्योंकि मध्य में सर्वाधिक हमें क्या देखने मिलता है, अवनालिका अपर्दन। क्या अवनालिका अपर्दन का संबंध केवल जल से है, नदी से है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं। अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर क्या लिखा है कि जल के साथ साथ वायु के द्वारा भी अपर्दन होता है। तो क्या मृदा अपर्दन या अवनालिका अपर्दन या सॉइल इरोजन की हम बात कर रहे हैं, क्या केवल जल के द्वारा हमें देखने को मिलता है? नहीं सर, जल के अलावा हमें वायु के द्वारा भी मृदा अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है। आखिर किस नदी के द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपर्दन होता है? तो आपको आंसर लगाना है चंबल नदी। चंबल नदी वो नदी है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपर्दन करती है। किस क्षेत्र में आखिर सर्वाधिक होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले तो आप लगा दें, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो मुरैना जिला से सर्वाधिक प्रभावित यदि कोई जिला है मृदा अपर्दन से तो वो है मुरैना जिला। अब मृदा अपर्दन को सर कुछ एक अन्य नाम से, बिल्कुल, मृदा अपर्दन को एक अन्य नाम इसको कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। आपसे ये क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना इस बार है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। तो आप आंसर लगाएंगे सर, मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। कुल क्षेत्रफल आज तक 6 लाख एकड़ भूमि को चंबल नदी ने बीहड़ों में प्रवेश, मतलब बीहड़ों में परिवर्तित कर दिया है और इसको बीहड़ प्रदेश कहते हैं। बीहड़ प्रदेश को अगर आप इंग्लिश में देखोगे 2019 पीएससी में आया हुआ है, इसको ही कहा जाता है रवाइंस लैंड। क्या कहते हैं? रवाइंस लैंड। बीहड़ को क्या कहता है? रवाइंस। और ये क्वेश्चन पीएससी 2019 में पूछ चुकी है कि किस नदी के द्वारा रवाइंस लैंड का निर्माण होता है, तो आप आंसर लगा सकते हो चंबल नदी। आपसे ये पूछ सकता है कि चंबल नदी किस प्रकार का अपर्दन करती, तो आप लगा देना अवनालिका अपर्दन। इसको कहा जाता है गली इरोजन। गली इरोजन यानी गली ऐसी बड़ी बड़ी नालियां बना देती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक, इसलिए मैंने आपको मृदा में करवाना उचित समझा कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक आपको अपर्दन देखने को किस नदी के द्वारा देखने को मिलता है? चंबल नदी के द्वारा। किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो मध्य भारत के पठार में। और कौन सा जिला से सर्वाधिक प्रभावित है? तो मुरैना जिला आप लगा सकते हो। इसको क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार जोड़ रहा हूं, किसको ही रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। कुल क्षेत्रफल आज तक मध्य प्रदेश के 6 लाख एकड़ भूमि प्रदेश को सामान्यतः चंबल नदी ने रवाइंस लैंड यानी बीहड़ प्रदेश में तब्दील कर दिया है। और क्या केवल जल के द्वारा मृदा अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है? तो नहीं सर, वायु के द्वारा भी मृदा अपर्दन की समस्या हमें देखने को मिलती है। आखिर इसको रोका कैसे जाए? तो इसका रोकने का एक ही साधन है, वो है सामान्यतः पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना। पेड़ लगाकर, जंगलों को बचाकर हम कहीं ना कहीं मृदा अपर्दन की समस्या को रोक सकते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में काफी अग्रसर होकर काम कर रही है, लेकिन चंबल अपने रौद्र रूप से बात नहीं आ रही, वो बार बार इस क्षेत्र को वो बढ़ाती हुई जा रही है। नेक्स्ट, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मृदा के संबंध में हम पढ़े। जैसे पहला, मिट्टी का रंग मैंने आपको इकट्ठा करके लिख दिया, जैसे आपको कंफ्यूज नहीं हो। जैसे मिट्टी का रंग आपसे पूछे तो काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, मैंने आपको बताया था। लाल पीली मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, जबकि इसका पीला रंग इसी फेरिक ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन की क्रिया हो जाती है, जल योजन की क्रिया हो जाती है, तो लाल मृदा का रंग ही कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। लेटराइट का रंग भूरा क्यों होता है? केओलिन के कारण। ये इंपॉर्टेंट है कि लेटराइट सॉइल, इसको भूरी मृदा भी कहते हैं। भूरा रंग क्यों होता है इसका? केओलिन के कारण। तो मिट्टी का रंग और कारण आप ऐसे इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मृदा और फसल, काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है? सर कपास, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मालवा हमारे कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है। इस कारण से 2 जिले मध्य प्रदेश के मालवा पठार के अंतर्गत आने वाले ऐसे हैं जिनको हम गोल्डन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं और इनको खंडवा खरगोन के नाम से जाना जाता है। मूंगफली बिल्कुल इसी वाले बेल्ट में सबसे ज्यादा मालवा में होती है। और सोयाबीन, सोयाबीन के संबंध में क्वेश्चन आया ही है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सोयाबीन का उत्पादन ही मालवा पठार के जिले देवास में हुआ था। यही क्वेश्चन था पीएससी 2024 में पूछा, कई बच्चे इसमें गोता खा गए। तो आपको याद होना चाहिए काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास, मूंगफली और सोयाबीन। कपास के संबंध में आपको याद रखना है सुनहरे जिले, मूंगफली का उत्पादन होता ही है, और सोयाबीन देवास में पहले उत्पादित होना प्रारंभ हुई। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ मैंने आपको बताया था गेहूं होती है, गन्ना होती है और सरसों। सरसों के कारण मध्य भारत पठार को सरसों की हांडी भी कहते हैं। सरसों किसका ओडीओपी? आप यहां से ये भी बताइए, सरसों किसका ओडीओपी? सर मुरैना, मुरैना प्लस भिंड का ओडीओपी किसको कहा जाता है? सर सरसों को कहा जाता है। लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा चावल की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इस कारण से बघेलखंड पराग को हम धान का कटोरा कहते हैं। और लेटराइट सॉइल मक्का और कॉफी के लिए होती है।